भारत के टुकड़े होंगे ऐसा जो सपना देखते हैं वो राजनीति से खत्म होते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे और नहीं होते हैं। प्लीज तो आपको तय करना पड़ेगा। इसे राजनीतिक पाखंड कहते हैं। अरे भाई, एनआरसी केवल आसाम में है और आसाम में एनआरसी राजीव गांधी ने लाया, कांग्रेस ने लाया। भाई साहब, हमारे गृह मंत्री उस समय जो थे चिदम्बरम जी, हमारे सदस्य हैं, उन्होंने ही तो लाया एनपीआर 2010 में। आपको जितना समय मिला है उसी अपेक्षा प्रोपोर्शन अगर ये कहता है कि मैं मोदी और अमित शाह को मारना चाहता हूं, टाइम अधिक हो, तो किस तरह का जहर फैला रहे हो। मैं एक नए विषय को पहले स्पर्श करता हूं कि राजनीति में अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना पक्ष होता है, लेकिन पाखंड नहीं होना चाहिए। और पाखंड है तो फिर अपने को एक बार स्मरण भी देना चाहिए। जैसे अभी चर्चा जो जिनकी विषयों की चल रही है उन्हीं की मैं जिक्र करूंगा। एनआरसी की चर्चा होती है। अरे भाई, एनआरसी केवल आसाम में है और आसाम में एनआरसी राजीव गांधी ने लाया, कांग्रेस ने लाया, और दोष हमें दे रहे हो। प्रधानमंत्री ने कहा स्पष्ट रूप से, और कल भी जवाब में भी दिया, कि अभी देश भर में एनआरसी लागू करने का कोई प्रस्ताव अब नहीं है। तो एनआरसी लाया आपने तब अच्छा था, 85 में अच्छा था। अब हमने एनआरसी का कोई नाम भी लिया तो एकदम बुरा हो गया, अपवित्र हो गया। इसे राजनीतिक पाखंड कहते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कहते। एनपीआर मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए बोला कि उन्होंने कहा तब अच्छा था। जब एनआरसी राजीव गांधी ने किया, आसाम में किया, लागू किया, तब अच्छा है। और हमने कहीं भाषण में भी कहा तो बुरा है। इसे राजनीतिक पाखंड कहते हैं। बैठिए इसलिए दूसरा, अरे अभी तो 5, 7, 8 विषय है, ऐसा क्यों, इतना क्यों ये होते हो। एनपीआर की चर्चा होते ही क्या जैसे नया कुछ संकट लाया। भाई साहब, हमारे गृह मंत्री उस समय जो थे चिदम्बरम जी, हमारे सदस्य हैं, उन्होंने ही तो लाया एनपीआर 2010 में। और 2010 में लाया, एक मिनट, भट्टाचार्य जी, एनपीआर अलग नहीं है, लेकिन एक मिनट बैठिए, देखो, अब बैठ जाए। आप सबके भाषण हमने एक मिनट, आपके भाषण हमने टोका टोकी के बिना सुने हैं। ठीक है, बैठिए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, तो कुछ रिकॉर्ड पे जाएगा नहीं। नाम एनपीआर तो कांग्रेस ने लाया। अच्छा, हमने कहा अच्छी चीज है, और एनपीआर लाया, उसका स्वागत किया, क्योंकि हम वहां थे, स्वागत भी हमने किया। और एनपीआर का सिटीजन कार्ड भी तैयार किया, और प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने प्रतिभा पाटिल जी को दिया भी। तो ये जब आपने एनपीआर किया तब बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ केवल एनपीआर की चर्चा होती है और एनपीआर करने का निर्णय कैबिनेट करती है, तो एकदम एनपीआर बुरा। इसे राजनीतिक पाखंड कहते हैं। बेटी, आपने बोल चुका है, राजनीतिक पाखंड कुछ रिकॉर्ड में जाने वाला नहीं है, केवल बैठिए, आगे नहीं, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। और असंसदीय, एक मिनट, या आपके वकील हो आप, तो आप कहते हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग नहीं है। अच्छा, आगे यील्ड नहीं कर रहे हैं, यील्ड नहीं कर रहे। एक मिनट रमेश जी सुनिए तो सही। ये अब 370, एक मिनट, यील्ड नहीं कर रहे।
कहा राष्ट्रपति जी को? कहा आपने उनका नाम लेके। राष्ट्रपति जी को, प्रतिभा पाटिल जी को आपने कहा, प्रतिभा पाटिल को दिया। सर कुछ तो रिस्पेक्ट रखिए, महिला है तो आप ऐसे। आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, वो हमारे साथ, एक मिनट, शुद्ध हो गया है। हमारे संबंध भी अलग थे। ओके, जैसो धारा 370 ये ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, ये नेहरू जी ने कहा, वो करेक्ट है। और 370 धारा टेम्पररी है इसलिए हमने हटाया तो पूरे हो गए। ये पाखंड नहीं तो क्या है? एक मिनट, अभी आगे कश्मीर में पूर्व 3 सीएम अभी कुछ दिन के लिए हिरासत में है, अपने घरों में है, 2 लोग गेस्ट हाउस में है। तो हाँ, तो 6 महीने से है ना। तो अरे भाई, शेख अब्दुल्ला को आपने 11 साल रखा, तब वो पाखंड है। शेख अब्दुल्ला को 11 साल रखा, कैसे ऐसे बोलते हैं? बैठिए बैठिए। अरे भाई, एक मिनट, फारूक, चेयर की इजाजत के बिना कोई भी रिकॉर्ड में जाना नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जी को हिस्ट्री पढ़िए। हाँ, तो हमने और पढ़ी फिर है, कंपैरिजन कीजिए। पढ़ी है। नहीं, वो गलत जगह की हिस्ट्री पढ़ते हो ना। नहीं, हम नहीं गलत जगह वो की वहाँ पढ़ते। गलत जगह की सारी गलत हिस्ट्री है। आप हिंदुस्तान, आप हमारे भारत की एक पार्टी की हिस्ट्री मत पढ़िए। फारूक अब्दुल्ला जी के लिए को कुछ दिन के लिए हिरासत में है तो वो बुरा है। शेख अब्दुल्ला 11 साल जेल में रहे तो अच्छा है। ये कैसा होता? आगे एक मिनट, बड़ा महंगा पड़ेगा। एक मिनट, वो किस रीजन के लिए गए और ये किस रीजन के लिए? बड़ा महंगा पड़ेगा आपकी पार्टी। एक मिनट, अरे भाई, आपस में नहीं, एक मिनट ना, एक मिनट। गुजरात में हारे तो ईवीएम खराब है, मध्य प्रदेश में जीते तो ईवीएम ठीक है। एक मिनट ना, उत्तर प्रदेश में हम जीते, बैठे मत बोलिए। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में जीते तो ईवीएम अच्छा खराब है। शांति बनाए रखिए। पंजाब में कांग्रेस जीती तो ईवीएम अच्छा। आपस में बात ना करें भाई। इसे राजनीतिक सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि ध्यान में लाना चाहता हूं, डिबेट को अच्छे तरह से चलने दीजिए। 3-4 दूसरे भी बहुत सीरियस मुद्दे हैं, वो भी बताता हूं। ये सीरियस ही है। पिछले सप्ताह में आदर्श नगर, दिल्ली में चुनाव प्रचार में जा रहा हूं, तो आदर्श नगर में गया मैं। वहां मैंने शरणार्थियों के, वहां एक कैंप लगा है शरणार्थियों का, वहां गया। सभी लोगों से नहीं, अनुभव बता रहा हूं। तो शरणार्थियों के बीच गया और वो वोटर नहीं है सतीश जी, वो वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मिलने गया। तो शरणार्थियों को मैं मिला तो उन्होंने जो दास्ता बताई, सचमुच में मुझे लगा यहां आकर एक बार सभी सांसदों को सुनानी चाहिए। पाकिस्तान से आए हैं, कोई 5 साल पहले, कोई 8 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 12 साल पहले। किसी की बेटी उठा के ले गए इसलिए निकल आए, किसी को मजहब का बहुत जबरदस्त कन्वर्जन के लिए दबाव आया इसलिए निकल के आए, किसी की रोजी रोटी छीनी इसलिए निकल के आए। और सबने एक कॉमन अनुभव बताया, जो अपने को उसमें दलित ज्यादा है और उनका अनुभव ऐसा है कि वो किसी होटल में भी जाओगे तो अलग बर्तन रखते हैं, हिंदुस्तानियों के लिए अलग बर्तन रखते हैं आज भी। बैठिए बैठ जाए प्लीज अपनी सीट ले प्लीज। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, बात प्लीज। हाँ प्लीज, वहां बैठ जाए, अठावले जी बैठे। और बर्तन भी अलग रखे हैं होटल में, वही डिशेस लेना है। इस तरह की जाति होती है, ह्यूमन राइट का इतना बड़ा वायलेशन है। एक लफ्ज नहीं हम निकालेंगे, एक लफ्ज उसके फेवर में नहीं बोलेंगे कि भाई सचमुच प्रताड़ना है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और नागरिकता मिलनी चाहिए, ये गांधी जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, सब ने कहा और दिया है, तो उसका तो स्वागत करो। बाकी दूसरे किसी एक चीज का विरोध करना है करे।
लेकिन वास्तविकता, अच्छा जैसे ऐसे समझा कि भाई एक मजहब को क्यों दूर रखा, यही मुद्दा है ना। अरे भाई नागरिकता कानून 1955 जिंदा है और 55 के नागरिकता कानून के तहत दुनिया का कहीं का भी नागरिक यहाँ का नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। पिछले 5 साल में ऐसे अनेकों ने एप्लीकेशंस किए जिन्होंने शर्तें पूरी की, और हर देश के नागरिकता कानून में शर्तें होती है। अमेरिका में जाओ, आपके अनेक लोगों के मित्र परिचित ये अमेरिकन सिटीजन बन गए। कैसे बनते भाई? 10-12 साल रहते हैं, फिर उसके बाद उनको नौकरी होती है, एक स्किल सेट होता है, एक एग्जामिनेशन भी होती है, उसमें पास होने के बाद नागरिकता मिलती है। तो अगर ये नागरिकता के हर देश के नियम है तो हमारा भी है कानून, और उसके तहत 11,000 लोगों को पिछले 5 साल में नागरिकता मिली है, ये हम भूल जाते। यानी जैसे सीए एक मात्र नागरिकता कानून है ऐसा नहीं, सीए इज ए स्पेसिफिक अमेंडमेंट फॉर ए स्पेसिफिक group of persons who have been religiously persecuted in the countries where we were one country, and therefore CAA के बारे में हम एक भूमिका लेंगे, और नागरिकता कानून जो चल रहा है, जो आज भी जारी है, और उसके तहत 11,000 लोगों को नागरिकता मिली, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो आदर्श नगर के शरणार्थी है उनको नागरिकता न देने की बात करेंगे। ये राजनीति है, ये मानवता नहीं है, और हमें समझना चाहिए। प्लीज प्लीज वर्मा जी, नथिंग प्लीज बट प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। एक मिनट प्लीज। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कपिल सिब्बल जी, प्लीज बैठे। एलओपी वोट माननीय सदन में Please, वोट किसने किसके दिए? प्लीज सदन में वोट प्लीज कोई और सदन में वोट आप लोगों ने खिलाफ दिए। कोई और प्लीज सदन में प्लीज वोट किसने दिए? प्लीज। अरे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, प्लीज टेक योर सीट। ठीक है। माननीय कपिल सिब्बल जी, प्लीज टेक योर सीट। के बिल्कुल खिलाफ नहीं है ये प्रचार। आप अच्छी बात करिए हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में। धन्यवाद। अब आप बोले। अच्छा चलो, अठावले जी बैठे, प्लीज बैठे। आप बैठे, आप बोले प्लीज। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। माननीय दिग्विजय सिंह, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। आपका ये अच्छा है कि 14 के बाद आए उनको भी देना चाहिए। प्लीज माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करें, प्लीज एड्रेस टू चेयर। भाई साहब, एक और मुद्दे में ध्यान देता हूं। 2004 से 2014 हम क्या न्यूज देखते थे कि दिल्ली में बम फूटा, पुणे में बम फूटा, जयपुर में बम फूटा, अहमदाबाद में बम फूटा, इधर संकट मोचन मंदिर में बम फूटा, यहाँ सभी जगह बम फूटते। पिछले 5 साल में ऐसी न्यूज नहीं आई, किसी भी शहरों में ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनल सिक्योरिटी कितनी सुधरी है इसका ये उदाहरण है। और माओवादी कार्रवाइयां बहुत जोर से चलती थी इस देश में, लेकिन माओवादी कार्रवाइयों में भी आज सभी मानते हैं 8 राज्य, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य है, बाकी भी राज्य है, सभी मिलके जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए, उसके कारण माओवादी गतिविधियों में 2/3 की कमी आई, और लोगों के, निरपराध नागरिकों के जो बलि जाते थे वो भी अब कम जा रहे हैं। ये फैक्ट है। तो माओवादी गतिविधियों में कमी आई। नॉर्थ ईस्ट में तो जैसे अभी बोडोलैंड का हुआ है, बोडोलैंड का समझौता देश के लिए गौरव का इतिहास है, क्योंकि 70 साल से जो मुद्दा चल रहा था उसका अच्छी तरह से निष्पादन हुआ। वहां ब्रू और रियांग जो त्रिपुरा में बैसे हैं उनके भी पूरा परमानेंट सॉल्यूशन होगा। मिजोरम, ब्रू रियांग कम्युनिटी और त्रिपुरा सबका, असम
सबका मिलके एक एग्रीमेंट बना। बोडोलैंड में सबने एग्रीमेंट किया और कहा, बोडोलैंड के एग्रीमेंट की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बोडोलैंड की मांग छोड़ दी है। इसका हमें जरूर अभिमान होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ये इंटरनल सिक्योरिटी के परिमाण बता रहा हूं। कश्मीर में जिसको जो राय है वो कह सकता है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स की पिछले 7 महीने में सबसे कम वारदातें हुई है आतंकवाद की, और एक अमन चैन शांति। पिछले सप्ताह फुटबॉल की मैच हुई, स्टेडियम ओवरफुल हो गया था, यह भी सच्चाई है, यह भी कश्मीर की वास्तविकता है। हजारों युवक सेना में भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए आज आ रहे हैं, यह कश्मीर की वास्तविकता है। 4400 चुनाव हुए संपन्न, यह भी एक वास्तविकता है, और 300 ब्लॉक के चुनाव हुए और नई नेतृत्व वहां लीडरशिप आई, यह भी कश्मीर की सच्चाई है। तो कुछ स्थिति तो सुधरी है इंटरनल सिक्योरिटी में, और ये जो आज हुआ है ये मोदी सरकार की अचीवमेंट है, ये हमें समझना चाहिए। एक और मैं नया विषय आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिसकी चर्चा सर कम हुई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अपना देश अगर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए तो लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट सभी बढ़ने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि देश का वेस्ट इलाके में ज्यादा तरक्की हुई, लेकिन ईस्ट इलाकों में नहीं हुई। और इसलिए आसाम हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ये सब जो चारों पांचों राज्य है, ये बहुत पिछड़ गए। 70 साल के समतामूलक ग्रोथ, विकास न होने के कारण वो पिछड़ गए। अब पिछड़ गए ऐसे जिलों को क्या कहना है? पहले तो हम कहते थे अविकसित जिले, दूसरा कहते थे पिछड़ गए जिले। मोदी जी ने उसका नाम भी बदला कि आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 112 जिले तय किए। अब बंगाल के हमारे मित्रों को एक बार आप भी बताइए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये राजनीति का विषय नहीं है, इसमें तो सबको शामिल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से एक आध दूसरा राज्य नहीं हो रहा है, वो बताते हैं ना। लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में प्रभाव कितना हुआ ये मैं बता रहा हूं अभी। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 62,000 गांव चिन्हित करके सरकारी अधिकारी भी गए, और ग्राउंड लेवल से यहां से भी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सब गए, और सबकी ड्यूटी लगा के 7 सेवाएं हर घर में हो, हर एक का घर हो, हर एक का बैंक खाता हो, हर एक का 12 रुपए या 330 रुपए का इंश्योरेंस हो, हर एक का गैस चूल्हा हो, उनके घर में बेटी है तो उसके नाम से सुकन्या हो, एक बिजली हर एक के घर में हो। ऐसे 7 सेवाएं निश्चित रूप से मिले, इसका सैचुरेशन करना 100%, और वो 100% ये सुविधाएं 62,000 गांव में तय करके 6 महीने में पूरा किया काम। ये पहली दफा इस तरह के काम हो रहा है, और इसलिए सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी एक महत्वपूर्ण बात हुई है। ये सुशासन का एक नया रूप है, ये विकास का ये तरीका है। वहां पैसे भी ज्यादा दिया है, वहां योजनाएं भी ज्यादा दी है। और जैसे किसानों को दलहन, जब हमें दिक्कत है दलहन और तिलहन की, तो दलहन के बारे में इतने निर्णय महत्वपूर्ण किए कि दलहन की जो किल्लत थी वो खत्म हुई। ये भी हमें सोचना चाहिए। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक तय करके जो पिछड़ गए विकास में, उनको विकास के रास्ते पर और समान स्तर पर लाने के लिए एक जबरदस्त एफर्ट है। ये सुशासन है। एक हाथ बार तो लफ्ज अच्छा निकालो कि भाई ये अच्छा काम हुआ है। हम कहते थे, आपने एनपीआर लाया तो हमने कहा कि अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके मुंह से तो मैंने सुनना बाकी है कि आपने अच्छा किया हो। अरे सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर भी सवाल उठाते हैं, और बालाकोट में जाकर घुसा तो भी कितने मरे इसका हिसाब मांगते हैं। तो ये राजनीति परिपक्व राजनीति नहीं होती, और ये राजनीति नकारी राजनीति है। जनता ऐसे नकारा राजनीति करने वालों को भी नकारती है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए
ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई है। मैं पर्यावरण मंत्री हूं तो अनेक बार दुनिया में विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जाना पड़ता है, तो मैं जाता रहता हूं। वहां के मंत्री मुझे क्या पूछते, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कनाडा में जाओ, अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, जापान में जाओ, जहां भी जाए वहां एक ही सवाल मुझे निश्चित पूछते हैं, प्रकाश जी बोले ये बताओ कि हमारे देश में हमारे नेता की जितनी बड़ी रैली होती है उससे ज्यादा बड़ी रैली आपके प्रधानमंत्री की हमारे देश में होती है, ये कैसे होता है? तो ये ऐसा ही नहीं होता। दुनिया में देश का जो दबदबा बढ़ा है, वो दबदबा जो बढ़ा है उसका भी एक लीडरशिप हमारी रिकॉग्नाइज हुई। अब G20 का भी सम्मेलन यहाँ होने वाला है 22 में। तो ये जो सब डेवलपमेंट हो रही है और दुनिया के प्रमुख विषयों में, क्योंकि मैं पेरिस में जब हुआ समझौता तब मैं था, तो पेरिस समझौते में भी आखिर में जब पेच फंसा, एक दिन आगे गया जब समझौता होगा नहीं होगा, कैसे होगा या टूटेगा, ऐसा जब माहौल था, तब दुनिया के 4 नेताओं ने दिन रात फोन पर बात करके, चर्चा करके, ओबामा, फ्रांस के अध्यक्ष ओलांद, चाइना के अध्यक्ष जिनपिंग राष्ट्राध्यक्ष और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी, इनसे चर्चा हुई और चारों ने जो बात करी और उसके कारण एक समझौता ढंग से तैयार हुआ जो विश्व को पर्यावरण बचाने का संदेश दे सकता है। तो हमारी भूमिका पहले क्या थी? पर्यावरण के चर्चाओं में, कॉप में भारत जाता था, वो बैक बेंचर होता था, उसके पास हडल होता था, क्योंकि सबको ना करते थे। मुझे उसी ट्रेडिशन में अधिकारियों ने, जब मैंने मांगा कि भाई हमारी भूमिका क्या है, मैं आते ही लीमा में परिषद हुई थी, तो उन्होंने मुझे टिप्पणी दी कि ये प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं, इस प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं, इस प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं। मैंने उनको कहा विरोध मत करो, तो बोले क्या सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा प्रपोज करो, डोंट अपोज, प्रपोज। प्रपोज में आपको अल्टरनेटिव देना पड़ता है, प्रपोज में आपको अल्टरनेटिव इशू और अल्टरनेटिव तरीका बताना पड़ता है। तो ये एक पॉजिटिव मुद्दा होता है, एक दुनिया में देश का दबदबा बढ़ा, ये तो सबको आनंद होने की बात है। और उस आनंद के आधार पर हम आज दुनिया में कहां से कहां पहुंचे हैं, ये हमें ध्यान है और उसका लाभ हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है। हमारी छोटी छोटी कृतियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। मालदीव में जो हुआ उसका ये सारा उदाहरण है। अभी परसों हमने वुहान से भारतीय छात्र वापस लाए, उसमें मालदीव के भी 5 छात्र वापस लाए। भारत की सुषमा जी अभी नहीं है, लेकिन सुषमा जी विदेश मंत्री थी तब। दुनिया के विभिन्न 48 देशों के 53,000 लोगों को हमने विभिन्न जगह से वापस लाने का काम भी किया। ये भारत की आज वास्तविकता है दुनिया के मंच पर, और ये आज कर रहे हैं, और इसलिए दुनिया में भारत का वजूद है। एक उदाहरण जो आपके संबंध में भी उस समय था, मनमोहन जी यहाँ बैठे हैं, डीबीटी का शुरुआत किया, लेकिन आपको ही मालूम है कि राजीव गांधी क्या कहते थे? 84 में 85 में उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 15 रुपये ही पहुंचते हैं गरीब के पास, 100 रुपये मुझे भेजता हूं तो 15 रुपये पहुंचते हैं। तो ये 15 रुपये ही पहुंचने की जो बात थी, इसका एक ही उत्तर था, डीबीटी शुरू हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, खाते में पैसे जाए। लेकिन उसके लिए खाते चाहिए। मैं भी राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करता था 70 to 80, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुत सारे जनता को थोड़े दरवाजे खुले, लेकिन पूरे नहीं खुले। और इसलिए 2014 में जब हमने स्टॉक टेकिंग किया, तब 35 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके खाते बैंक में नहीं खुले थे। और इसलिए डीबीटी, मनमोहन जी आपने जो शुरू किया, उसको सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सबके खाते ही नहीं थे। तो मोदी जी ने पहले तय किया कि पहले खाते खोलेंगे,
और 35 महीने में 35 करोड़ खाते जनधन के खुले। ये सबसे बड़ा एक्सपांशन है और फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इस इंक्लूजन के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ और पिछले 3 वर्ष में 400 योजना के 9 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में सीधे पहुंचे हैं। 100 के 100 रुपए पहुंचते। राजीव गांधी कहते थे मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए गरीब को मिलते हैं। अब मोदी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं। ये फर्क करके दिखाते और उसके कारण 1,70,000 करोड़ रुपए बचे कैसे? क्योंकि फॉल्स बेनिफिशियरीज थे। एक नया कैटेगरी तैयार हुआ था, एक जेन्युइन बेनिफिशियरी और एक फॉल्स बेनिफिशियरी। जो बच्ची जन्मी ही नहीं उसको विधवा बनाकर विधवा पेंशन भी उसके नाम से लेने वाले खाते खुले थे। ये काम हो रहा था, ये सब बाहर आया है और इसलिए एक नई शुरुआत करी और एक डीबीटी का चरम सीमा पर हमने पहुंचा दिया। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन भी होने लगे और कल मुझे अच्छा लगा, सबके लिए नियम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन लोकसभा के कैंटीन में मैं खाने पर गया था तो उन्होंने कहा, मैंने पैसे निकाल के दिए तो बोले नहीं आपका कार्ड है तो चाहिए। तो ये कार्ड मांग रहे तो अच्छी चीज़ है, डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था। आज मैं जहाँ जाता हूँ गूगल पे से ही काम लोग करने लगे हैं। तो ये एक नई व्यवस्था आई है और जिसको देश ने स्वीकार किया है। लोगों को लगता था कैसे बोले डिजिटल हो गए, मुझे उस समय की चर्चा याद है, डिजिटल कैसे समझेगा, लोगों को क्या समझेगा। अरे इस देश में 130 करोड़ फोन है और उसमें 100 करोड़ फोन प्रीपेड है और 100 करोड़ फोन में लोग हर महीना अपना कार्ड रिचार्ज करते हैं डिजिटली। तो ये सब समझते हैं लोग अब सूझबूझ वाले हैं। नानी पालखीवाला जी हमेशा कहते थे कि इन आवर कंट्री illiterate intelligence in our country is more effective than educated incapacity। ये भी कभी कभी कहते थे क्योंकि सचमुच में गरीब की जो सूझबूझ है, इतने राजनीतिक परिवर्तन आजादी से आज तक सभी राज्यों में लोगों ने कर दिखाए क्योंकि लोग हैं। मुझे याद है इमरजेंसी के दिनों में हम छात्र आंदोलन में थे और हम जेल में सत्याग्रह करके गए थे। तो जब हम वहां रहे तो फाइनली 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी जी ने रेडियो पर भाषण किया और भाषण क्या किया कि भाई इमरजेंसी हम चुनाव मार्च में कराएंगे, क्योंकि 76 में होना था वो 1 साल आगे कर दिया था। तो उन्होंने घोषणा की कि 20 मार्च को चुनाव होगा और इसके लिए जो राजनीतिक बंदी है उनको छोड़ा जाएगा। फिर हम 26 जनवरी को छूटे तो 1 सप्ताह बीच में जेल में क्या हुआ था, उस समय तो मोबाइल वगैरह कुछ था ही नहीं। उस समय सभी लोगों में चर्चा हो रही थी कि ये ट्रैप में हमें जाना है कि नहीं, कि कांग्रेस ने अब चुनाव की घोषणा की है, ये एक ट्रैप है क्योंकि 50 दिन मिलेंगे, धन नहीं मिलेगा, वाहन नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेगा, उम्मीदवार नहीं मिलेगा और उसके कारण ऐसा चुनाव लड़ने पर हम जब हारेंगे तो लोग कहेंगे कि इमरजेंसी करेक्ट है और इंदिरा जी का यही ख्याल है इसलिए चुनाव का बहिष्कार करें। ऐसा उस समय एक विचार था, सोशलिस्ट पार्टी और बाकी कुछ पार्टियों का ये आग्रह था। लेकिन तब जयप्रकाश नारायण, अडवाणी जी, अटल जी, नानाजी देशमुख उस समय बहुत सक्रिय होते थे और बाकी भी लोग सारे पार्टियों के जमे और उन्होंने तय किया नहीं, 50 दिन का ये अवसर मिला है वो लेना चाहिए, लिया। और 50 दिन में मुझे याद है एक दिन कि हम जब जेल से बाहर आए तो हमारे 5-10 मित्र ही आए थे लेने के लिए। लेकिन जब रोज रोज बढ़ता गया तो 10 के 100 आने लगे, 100 के 1000 हो गए, 1000 के 10,000 हो गए, ऐसा रोज बढ़ता गया। एक ही चुनाव है जिसमें लोगों ने वोट भी दिया और नोट भी दिया और उसमें हम चादर में सब पैसा इकट्ठा करते थे। तो ये लोगों का चुनाव होता है। अपने देश में लोगों की सूझबूझ कितनी है उसका उससे ज्यादा बड़ा उदाहरण मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा।
और 50 दिन के बाद 20 तारीख को जब चुनाव हुआ तब अमेठी भी हारे। अमेठी मैडम पहले भी एक बार हारे थे, आपने अभी फिर से हराया, लेकिन अमेठी भी हारे, रायबरेली भी हारे और एक जबरदस्त तरीके से जनता पार्टी का विजय हुआ। पार्टी जो बन रही थी उसका विजय हो गया। ये आज काम लोगों ने करके दिया। तो लोग हैं कि जो सब समझते हैं। वी शुड नॉट थिंक कि लोगों को कैसे भी मूर्ख बनाया जा सकता है। थोड़ा समय बना सकते हो, लेकिन लोग समझते हैं। और इसलिए हमने देखा सीए की चर्चा में भी शाहीन बाग की लोग बात करते, बहुत लोगों के मन से मुझे शाहीन बाग सुनाई दिया। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि शाहीन बाग में 60 दिन में पुलिस ने जाकर लाठी भी नहीं चलाई, वाटर कैनन भी नहीं चलाया। भाई साहब आपने रामदेव बाबा के प्रदर्शन पे रामलीला में जैसा किया था ऐसा कुछ नहीं किया। ये भी पुलिस ने काम करके दिखाया, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि शाहीन बाग में हुआ क्या, शाहीन बाग में कुछ लोगों को बरगला के प्रदर्शन पे बिठाया, कुछ लोगों को गलत फहमी करके प्रदर्शन में बिठाया, लेकिन वहां भाषण क्या हो रहे। एक 6 साल की लड़की, आपको जितना समय मिला है उसी अपेक्षा का बेटा अगर ये कहता है कि मैं मोदी और अमित शाह को मारना चाहता हूं, तो किस तरह का जहर फैला रहे हो, किस तरह का जहर फैला रहे हो, इसका ये मुद्दा है। और इसलिए शाहीन बाग का हमें ये भी एक रूप समझना पड़ेगा कि शर्जिल जो नारे देते हैं, घोषणा करते हैं, वो आसाम तोड़ने के नारे देते हैं। मैं सबको पूछना चाहता हूं जो शाहीन बाग का समर्थन करते हैं, क्या वो शर्जिल के इस नारों का समर्थन करते हैं कि आसाम को तोड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ेंगे। 5 साल 5 लाख लोग देश के अगर आसाम में जाएंगे तो आसाम टूट जाएगा, भारत के टुकड़े होंगे। ऐसा जो सपना देखते हैं वो राजनीति से खत्म होते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे और नहीं होते हैं। प्लीज तो आपको तय करना पड़ेगा। और इसलिए प्लीज आएंगे। मैं 2 और उदाहरण देके फिर मैं समाप्त करूंगा। अभी तो इमरजेंसी तक आया हूँ, 77 तक आया हूँ, अभी तो बहुत काफी है। कांग्रेस के काले कारण, कांग्रेस के काले भाई साहब आपको मालूम है, इसलिए मैं फिर से नहीं दोहरा रहा हूँ। वहाँ करके हमने जो आपके कोयला घोटाला, एयर इंडिया घोटाला सब जो निकाले, वो तो बहुत एक बड़ी कहानी है। लेकिन ये भ्रष्टाचार, एक देखो आप विपक्ष में हो, हम सत्ता में है, लेकिन 60 महीने हो गए, लगभग 60 और अभी 67 महीने हो गए, एक भी मंत्री पर आप भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं कर सके। ये मोदी सरकार की कहानी है। लोकपाल हो गया, हाँ बताता हूं। अच्छा कपिल जी बैठिए, मैं बताता हूं। लोकपाल का कानून पास हुआ, लोकपाल नियुक्त हुए, लोकपाल का बजट मंजूर हुआ, लोकपाल का काम शुरू हुआ, तो अभी बिल रूल भी बन गए। आप समझो सब हो गया। 60 साल के लोगों ने रूल नहीं बनाए, आज वो कपिल सिब्बल खड़े होंगे। और इसलिए ऐसे एक ना अनेक ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर एक सुशासन का जबरदस्त पाठ मोदी जी ने देश के सामने पेश किया। इसलिए मोदी जी को सभी लोग पसंद करते हैं, ऐसे ही नहीं, वो आम जनता की जो सूझबूझ है उसने चुना है। मैं राजस्थान के चुनाव में मैं जा रहा था तो 5-6 महिलाएं खेतिहर मजदूर दोपहर में पेड़ के नीचे खाने को बैठे थे। मैं उनके पास गया, उनको पूछा कि साहब बहन जी आप किसको वोट देंगे? बोले मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों मोदी को देंगे? तो उन्होंने कहा साहब वो गरीबी से आया है, इसलिए गरीब की सोचता है। ये गरीब की सोच है, ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए एक
अच्छा सरकार चलाया, अच्छा सरकार दिया, इसका सही वर्णन नए भारत की प्रतिमा और विजन, इट्स अ विजन विथ मिशन, और इसका वर्णन राष्ट्रपति जी के भाषण में है। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।